नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। वीकली Q&A सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, GMM फॉरवर्ड एक लंबे समय से एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो क्या यहाँ पर शॉर्ट टर्म में कोई अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, इन्फोसिस वर्सेस TCS वर्सेस माइंडट्री। तो देखिए तीनों ही कंपनी अच्छी है, लेकिन इन्फोसिस TCS का साइज बड़ा है, तो वहाँ पर अभी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज थोड़ी बहुत कम हो जाती है, जबकि माइंडट्री एक छोटी कंपनी है, कंपेरेटिवली छोटी कंपनी है, तो वहाँ पर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होती है। अब बाइंग लेवल्स के बारे में बात करें तो इन्फोसिस अच्छे प्राइस पे चल रहा है, खरीदारी कर सकते हैं। TCS 3400 से 3500 एक अच्छा सपोर्ट जोन है, लेकिन माइंडट्री में टेक्निकल वीकनेस नजर आती है। ये स्टॉक आपको थोड़ा बहुत और भी गिरता हुआ नजर आ सकता है, तो वहां पर हमें वेट करना चाहिए। अब GMM फॉरवर्ड के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट आपके सामने है। आप देख पाएंगे एक साल से ज्यादा हो चुका है कि 4000 से करके 5000 के जोन में ये ट्रेड कर रहा है। वाइड रेंज में आपको ये ट्रेड करता हुआ नजर आता है, तो जब तक ये 5000 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है तब तक आपको कोई बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा, और जब तक ये 4000 के नीचे नहीं जाता है तब तक कोई बड़ा यहाँ पर गिरावट वाली सिचुएशन आपको नजर नहीं आएगी। तो यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी पोजीशन बनाने से बचना चाहिए। उसका एक और रीजन ये है कि करंट मार्केट प्राइस जो अप्रोक्सीमेटली 4500 के आसपास है, ना ही सपोर्ट के आसपास है ना ही रेजिस्टेंस के ऊपर है, तो अभी तो यहाँ पर कुछ काम करने की जरूरत मुझे दिखाई नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वांट टू एंटर इन IT सेक्टर इन दिस करेक्शन, LTTS, LTI और इन्फोसिस, कौन से आपको चूज करने चाहिए। आपका व्यू है 2 साल। अगर आपका व्यू 2 साल है तो मेरे हिसाब से आपको IT सेक्टर में फिलहाल के लिए वेट करना चाहिए। 1-2 साल ये कोई लंबा समय नहीं है, तो 1-2 साल के लिए अगर आपको खरीदारी करनी है तो टेक्निकल एनालिसिस करना जरूरी हो जाता है, वीकली चार्ट पे, मंथली चार्ट पे, कि कैसा चल रहा है। और अभी IT सेक्टर शुरुआती हुई है वीकनेस की, तो मेरे हिसाब से आपको वेट करना चाहिए। टेक्निकली आपको कोई स्ट्रेंथ नजर आए उसके बाद ही खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो आप शेयर्स खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। इस करेक्शन में LTI, इन्फोसिस, LTTS तीनों में खरीदारी कर सकते हैं। और एक्चुअली LTTS एक टेक्नोलॉजी स्टॉक है, इसे भले ही निफ्टी IT में रखा गया है, लेकिन एक्चुअली ये जैसे इन्फोसिस, LTI इनका जो बिजनेस मॉडल है और LTTS का जो बिजनेस मॉडल है, काफी ज्यादा डिफरेंस आपको नजर आता है। और लेवल्स के बारे में बात करें, तीनों ही काफी अच्छे प्राइस पे चल रहे हैं। आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए 2 साल के लिए करना चाहते हैं, वेट कीजिए, आपको कंफर्मेशन मिलेगा। टेक्निकली एक स्टॉप लॉस लगाकर आप खरीदारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर लार्ज कैप में टॉप में आपको बहुत रिटर्न नहीं मिलता है, इसलिए आप अच्छे मिड कैप स्टॉक बताएं जो 2-3 साल में अच्छा रिटर्न मिल सके बाइंग लेवल के साथ। तो देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग अभी वो टाइम नहीं है। 1-2 साल पहले जो हमें तेजी देखने को मिली, यहाँ पर इतनी भयंकर तेजी थी। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि भाई 6 महीने में मुझे 20% के रिटर्न्स मिलेंगे, लेकिन 2 महीने में मुझे 40% के रिटर्न्स मिले हैं, और जो कि हमने आपके साथ भी ये हुआ ही होगा। इतनी भयंकर तेजी हमने देखी है। इतनी भयंकर तेजी के बाद फिलहाल ये करेक्शन चल रहा है, तो अभी आपको 1-2 साल, 2-3 साल का व्यू लेके किसी भी स्मॉल कैप या मिड कैप में स्पेशली अभी ज्यादा एग्रेसिव होकर खरीदारी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर हमें खरीदारी करनी है किसी भी स्टॉक में, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, हम 2-3 चीजें देखते हैं। एक फंडामेंटल्स देखते हैं, वैल्यूएशन देखते हैं, टेक्निकल देखते हैं। फंडामेंटल वाली अच्छी कंपनीज जो है वो तो मैं आपको बहुत सारी गिना दूंगा, लेकिन अभी ना ही टेक्निकल्स इतने मजबूत चल रहे हैं, ना ही वैल्यूएशन इतना अच्छा चल रहा है कि हम यहाँ पर खरीद ले। इसीलिए वेट एंड वॉच करना चाहिए। या तो टेक्निकल्स को बेटर होने दीजिए, या फिर इतना गिर जाए कि वैल्यूएशन बहुत ज्यादा बेटर हो जाए, तब हम यहां पर एंटर करने के बारे में सोच सकते हैं। योर व्यू ऑन तेजस नेटवर्क, बोरोसिल, रिन्यूएबल, टैनला प्लेटफॉर्म। देखिए मैं ऐसे जो सर्किट वाले स्टॉक होते हैं उसमें तो ज़्यादा काम करता नहीं हूँ, लेकिन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तेजस नेटवर्क की अगर बात करें तो 567 के आसपास का रेजिस्टेंस है और 365 का सपोर्ट नजर आता है। तो रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ खरीद सकते हैं, और ये 365 के नज़दीक आता है तो भी हम छोटे स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन सर्किट वाले शेयर्स में क्या होता है, कई बार सर्किट लग जाती है, डायरेक्ट लोअर सर्किट, तो हमारा स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हो पाता है, ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाता है। बोरो रिन्यू के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे 744, 750 के आसपास का रेजिस्टेंस था। ब्रेकआउट करने की कोशिश की लेकिन ब्रेकआउट फेल हो गया है, वापस स्टॉक नीचे आ रहा है, तो 619, 620 के आसपास हम यहाँ पर सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद शायद हमें स्टॉक में तेजी नजर आ सकती है। टैनला प्लेटफॉर्म के बारे में बात करें तो इसने ऑलरेडी वीकनेस शो कर दी है। इसका जो 1700 के आसपास का इंपॉर्टेंट लेवल था वो हमें टूटता हुआ नजर आया, रीटेस्ट करके वापस नीचे आया, अब भी हम ये नीचे आता हुआ नजर आता है। इसकी रेंज अभी शिफ्ट हो गई है, पहले ये 1700 से करके 2000 की रेंज में था, अभी ये
1300 से करके 1700 की रेंज में दिखाई पड़ता है। तो इसके नीचे जाता है तो हमें गिरावट कंटिन्यू रहती हुई नजर आ सकती है, तो वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर ये 1700 के ऊपर वापस जाता है तो हम खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। AWL को बाय करना चाहिए क्या? स्टॉक अभी ASM 4 कैटेगरी में आ चुका है। तो AWL के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी भयंकर तेज़ी देखने को मिली है। लिस्ट कहाँ पर हुआ था और फिलहाल स्टॉक कहाँ पर आपको चलता हुआ नजर आता है? 2-3 महीने में बहुत अच्छी तेज़ी आ गई है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट लेवल है 650 के आसपास है, जो यहाँ पर गिरा था स्टॉक फिर से ऊपर गया ब्रेकआउट करके, तो ये एक सपोर्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है, 300 से करके 1-2 महीने में आपको 800 तक जाता हुआ नजर आया। अभी वेट करना चाहिए अच्छे प्राइस का सपोर्ट के आसपास ऐसे स्टॉक्स में जहां पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेच चार्ट्स हो, स्ट्रेच मतलब कि भयंकर तेजी कंटिन्यूअसली देखने को मिल रही हो, तो ऐसे स्टॉक्स में आपको वेट करना चाहिए, एग्रेसिवली काम नहीं करना चाहिए। अगर आप एग्रेसिवली काम कर रहे हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होना जरूरी हो जाता है। तो अभी तो मेरे हिसाब से बाय ना करें, 650-700 के आसपास करना चाहे तो करने के बारे में सोच सकते हैं, वरना वो टाइम पे भी वैल्यूएशंस तो इसके हमारे साथ नहीं रहने वाले हैं। अगर वहां पर भी आप खरीदारी करते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ करना ज्यादा बेहतर रहने वाला है। If Reliance Jio और Retail listed, will the shareholders of Reliance Industry get any benefits? तो ऑफ कोर्स उनको बेनिफिट होने ही वाला है, उनको कुछ शेयर्स भी मिल सकते हैं। और मेन देखिए, जब भी ऐसा कोई सब्सिडरी लिस्ट होता है ना, तभी वैल्यू अनलॉकिंग हो जाती है। रिलायंस इंडस्ट्री की मार्केट कैप अभी सपोज 16-17 लाख करोड़ के आसपास है। अगर सारी अलग अलग कंपनीज लिस्ट हो जाती है तो जहां पर ज्यादा पोटेंशियल है वहां पर आपको भयंकर तेजी देखने को मिलेगी। हम ये अज्यूम करते हैं कि मार्केट को O2C बिजनेस में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि अभी वहां पर ज्यादा फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ नहीं है। वो कैश का हुआ है अभी रिलायंस के लिए, वो बराबर है, लेकिन फ्यूचर वो नहीं है। फ्यूचर अभी है जियो में आपको फ्यूचर नजर आता है, रिटेल में फ्यूचर नजर आता है। तो अगर ये सारी कंपनीज अलग अलग लिस्ट हो जाती है तो O2C को शायद अभी जो वैल्यूएशन पूरे रिलायंस को मिल रहा है 30 के आसपास का पी रेशियो रहेगा, तो वो आपको शायद वो 15 के 20 पे ट्रेड करता हुआ नजर आए। लेकिन जो जियो रहेगा और रिलायंस रिटेल रहेगा वो शायद आपको 50-60 के पीई रेशियो पर भी ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। इस प्रकार से आपको वैल्यू अनलॉकिंग होती हुई नजर आ सकती है। और बाद में आप इंडिविजुअली सबके मार्केट कैप को जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 16-17 लाख जो कि फिलहाल पूरे रिलायंस का चल रहा है, अगर अलग अलग हो जाता है तो वो आपको 20-25 लाख करोड़ तक भी जाता हुआ नजर आ सकता है। ऐसे यहां पर शेयर होल्डर्स को मेनली फायदा होता है। Your views on LIC IPO and the best life insurance company HDFC Life versus SBI Life versus LIC। तो LIC देखिए बड़ी कंपनी है, नो डाउट। तो बड़ी कंपनी में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, और LIC तो मतलब मेगा कंपनी है, ये लिस्ट होने वाली है और डायरेक्टली टॉप 5-6 कंपनी में आ जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी कंपनी है। और आईपीओ में निवेश करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो तो सब्सक्रिप्शन देखकर ही हम पता लगा सकते हैं, क्योंकि जनरली जब भी बड़े आईपीओ आते हैं वहां पर लिस्टिंग गेन आपको ज्यादा नजर नहीं आएंगे। पिछले आप कितने भी बड़े आईपीओ देख लीजिए, आपको 10, 15, 20% के रिटर्न्स मिलते हैं, तो वो भी बहुत फैंटास्टिक रिटर्न्स होते हैं। जितना छोटा आईपीओ रहेगा 400 करोड़ 500 करोड़ उतना ज़्यादा लिस्टिंग गेन मिल सकता है, उसमें आपको 200% का भी लिस्टिंग गेन मिल सकता है। लेकिन LIC में ये पॉसिबल नहीं है। और सेंटिमेंट देखिए मार्केट का अच्छा नहीं है, मार्केट का सेंटिमेंट काफ़ी ख़राब चल रहा है। तो ये आईपीओ लाना पड़ रहा है गवर्नमेंट को, इसीलिए ला रहे हैं। और ला रहे हैं तो भी देखिए साइज़ कम कर दिया है। तो वेट कीजिए सब्सक्रिप्शन कैसा आता है उसके बाद ही डिसीजन लीजिए। और HDFC लाइफ वर्सेस SBI लाइफ LIC, मेरे हिसाब से HDFC लाइफ एक बेहतर कंपनी है, हालांकि फिलहाल हमें थोड़ा सा परफॉर्मेंस नीचे जाता हुआ नजर आता है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स और प्रिंस पाइप्स में मिड टर्म के लिए क्या लेवल होने चाहिए और IT इंडेक्स पे मेरा क्या व्यू है? तो सबसे पहले क्रॉम्पटन के बारे में बात करते हैं। 350 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। ऑलरेडी एक बार यहाँ से हमें एक बाउंस देखने को मिला है, स्टॉक नीचे आया, अभी फिलहाल यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो खरीदारी करना चाहें तो करने के बारे में सोच सकते हैं। स्टॉप लॉस आप अप्रॉक्सीमेटली 345 का लगाने के बारे में सोच सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा नजर आता है। फुल क्वांटिटी में काम करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार यहाँ पर आपको कुछ ब्रेकआउट देखने को मिले उसके बाद आप क्वांटिटी ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं। प्रिंस पाइप्स के बारे में बात करें तो प्रिंस पाइप्स में एक्चुअली यहाँ पर हमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नजर आता है। ये शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया, और दूसरा शोल्डर यहाँ पर हमें बनता हुआ नजर आता है। अगर ये नीचे आ जाता है और ये ब्रेक डाउन हो जाता है तो स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं या फिर आपने खरीदारी करके भी रखी है तो भी कोई इशू नहीं है। स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। 600 के नीचे जाता है तो यहाँ पर एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी 1 साल 2 साल बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अभी इतना ज़्यादा अच्छा कंसोलिडेट किया है। उसके बाद अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो स्टॉक में आपको लंबे समय के लिए वेट करना पड़ सकता है।
निफ्टी आईटी के बारे में बात करें, ओवरऑल निफ्टी आईटी में वीकनेस चल रही है, लंबे समय के बाद यहां पर वीकनेस देखने को मिली है और फिलहाल ये एक चैनल में ट्रेड कर रहा है। आप देख पाएंगे इसी चैनल में आपको यहां पर ट्रेडिंग होती हुई नजर आई है। फिलहाल ये लोअर एंड पे चल रहा है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभी थोड़े टाइम में निफ्टी आईटी में आपको जंप देखने को मिल सकता है 31,000 के आसपास या फिर 30,500 के आसपास। यहाँ से आपको एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है 33,000, 34,000, ये सारे लेवल्स हमको नजर आ सकते हैं। मेरा मानना यह है कि इन्फोसिस ने जो गैप डाउन किया है ना, वो गैप एक बार जल्दी फिल हो जाएगा। नेक्स्ट 2-3 महीने में आपको वो गैप फिल होता हुआ नजर आ सकता है। शायद ऐसा हो कि इन्फोसिस अभी के लिए थोड़ा और गिर जाए, लेकिन उसके बाद कुछ तो ऐसा होगा कि एकदम से जंप आ जाएगा, तो निफ्टी आईटी भी आपको जंप करता हुआ नजर आएगा। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड निफ्टी आईटी में वीक चल रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। यहां पर टेक्निकली अगर बात करें तो ये बाय ऑन डिप्स वाला नहीं है निफ्टी आईटी, अभी सेल ऑन राइज वाला है। जब भी इसके आसपास मिलता है तो सेल ऑन राइज के बारे में सोचना चाहिए। टेक्निकली बात कर रहा हूं, लॉन्ग टर्म के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है। आप अच्छे शेयर्स को, क्वालिटी शेयर्स को एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। हैवेल्स में क्या करना चाहिए, क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए? तो हैवेल्स के चार्ट पे हमें नजर आता है कि 1400 से करके 1500 के आसपास का एक रेजिस्टेंस जोन है। पहले भी कई बार यहां से स्टॉक हमें रिटर्न होता हुआ नजर आता है। स्टॉक उसी लेवल को अप्रोच कर रहा है, तो इस लेवल के आसपास आप प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोच सकते हैं। हेरम्बा इंडस्ट्री, कैप्लिन पॉइंट और सुप्रिया लाइफ में लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना चाहिए? हेरम्बा के बारे में बात करें, ओरल कंपनी तो ये भी डिसेंट ही नजर आती है, लेकिन स्टॉक काफ़ी ज़्यादा वीक चल रहा है। लिस्ट हुआ, उसके बाद ये भयंकर गिरावट हुई, उसके बाद जो रिकवरी हुई, ये लेवल हमेशा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब भी कोई नई कंपनी लिस्ट होती है, उसके बाद अगर उसमें गिरावट देखने को मिलती है या फिर गिरावट जोड़ दीजिए तेज़ी भी देखने को मिलती है, तो जो वो पहला दिन होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर तो गिरावट हुई, उसके बाद ये बाउंस हो गया, तो ये लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर ये लेवल टूट गया, मतलब यहाँ से हम लोग को एग्जिट करना चाहिए। उसके बाद देखिए स्टॉक में कोई खास तेज़ी देखने को नहीं मिली है। अब भी अगर हम फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं तो जब तक ये रेजिस्टेंस जोन नहीं टूट जाता है तब तक यहाँ पर पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। ये रेजिस्टेंस जोन 700 से करके 750 का जोन है, तब तक हमें वेट करना चाहिए। कैप्लिन पॉइंट के बारे में बात करें तो कैप्लिन पॉइंट भी फंडामेंटली साउंड कंपनी है और यहाँ पर आप देख पाएंगे ट्रेंड लाइन नजर आती है। इसी ट्रेंड लाइन पे स्टॉक सपोर्ट लेकर कई बार हमें ऊपर जाता हुआ भी नजर आया है। रेजिस्टेंस आप देख पाएंगे, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके गिरावट हुई थी, तो यही लेवल अभी हमारे लिए एज अ सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो खरीदारी करना चाहें तो एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ अटेम्प्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पर फुल क्वांटिटी की जगह पे हाफ क्वांटिटी खरीदेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और ये एक बार ब्रेकआउट हो जाए उसके बाद यहाँ पर आप एडिशनल क्वांटिटी खरीद सकते हैं। सुप्रिया लाइफ के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे यहाँ पर भी जो मैंने आपको हेरम्बा में बताया था, ये लो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले भी यहाँ से सपोर्ट लेकर ये ऊपर गया, अब भी उसी के आसपास आ रहा है। तो खरीदारी करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन यहाँ पर स्टॉप लॉस का उपयोग कीजिए। 380 का ये सपोर्ट है, तो हमारा जो स्टॉप लॉस हो जाएगा उससे नीचे हो जाएगा 370 के आसपास। आप स्टॉप लॉस लेकर यहाँ पर काम करने के बारे में सोच सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।